बीजेपी और आरएसएस को जो पानी और जो ऑक्सीजन जो दे रहा है वो ओबीसी कास्ट दे रही है, अदर बैकवर्ड कास्ट। यानी यार 5% लोग क्यों राज थोड़ी कर सकते हैं देश के अंदर, बताइए। ये देश में 5% लोग हैं जो राज कर रहे हैं, बताइए। इन्हीं के हाथ में सारे सत्ता है, यही संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, यही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, यही प्रोफेसर हैं, यही वीसी हैं, यही राज्यपाल हैं, यही सब कुछ है भाई। और यही चुनाव आयुक्त बने हुए हैं, बताओ। और यही फोर्स के तीनों सेनाओं के, चारों सेनाओं के, तीनों चारों सेनाओं के जो सेना अध्यक्ष हैं वो यही हैं, मंत्री यही हैं, संतरी यही हैं। अरे भाई ओबीसी वालों, तुम्हारा 27% आज तक रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारे मात्र 4 से 5% प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटियों में। तो ओबीसी जो है ना, इनकी समझ में नहीं आ रहा, ओबीसी का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ तो ये ओबीसी इन्हें जब तक वोट देना बंद नहीं करेगा, जब इनकी समझ में आएगी ना ओबीसी वालों के, अदर बैकवर्ड के, तब तक लुट चुका होगा देश ये। लेकिन ममता बनर्जी कुर्सी नहीं छोड़ रही है, कह रही इस्तीफा नहीं देंगे मुख्यमंत्री के पद से। नहीं, ये तो खैर गलत है, उन्हें इस्तीफा नहीं देंगे। जब आप हार गई हो, जब आप बेईमानी से हराई हो या ईमानदारी से हारी हो, तो लेकिन आप हार गई हो तो देखो इस्तीफा तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि नया जो मुख्यमंत्री है वो अपना पदभार संभालेगा, देखा जाएगा। तो क्या ये लोकतंत्र को और संविधान को नहीं मानती है ये ममता बनर्जी जो इस्तीफा नहीं दे रही है मुख्यमंत्री के पद से? वो तो देना पड़ेगा, वो तो देना पड़ेगा जी, क्योंकि आप हार चुके हैं और हारने के बाद इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर, और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि वहाँ जो चुनाव का जो खेला हुआ है वो बहुत बेईमानी के साथ हुआ है, लोगों की वोट काट के, और वहाँ जबरन मतलब उसे हराया गया है। और ये लोकतंत्र की हार है, संविधान की हार है, ईमानदार लोगों की हार है, वोटरों के अधिकारों की हार है। वो इसलिए रिजाइन नहीं कर रही क्योंकि वो हारी नहीं है, हराया गया जबरन, सत्ता को जबरन लिया गया बेईमानी करके। सारे देश की मतलब इतनी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इतनी फोर्स वहाँ भेज देनी, इसका क्या मतलब है भाई? इतनी फोर्स भेज देने का क्या मतलब है? लोगों की 27 लाख लोगों की वोट काटने का क्या मतलब है? आप बताइए, संविधान का उल्लंघन नहीं है तो क्या? घुसपैठिया, आप बताइए, वो घुसपैठिया नहीं थे, गलत है, बिल्कुल भी घुसपैठिया नहीं थे। आपने अपनी जीत के लिए चुनाव आयोग से मिलकर साँठ-गाँठ कर आपने वहाँ बेईमानी से चुनाव जीता है। अगर बेईमानी हो रही थी तो आपने बहिष्कार क्यों नहीं किया चुनाव का? नहीं तो क्या बहिष्कार होता भाई चुनाव? अब बताओ, उनके लोग तो वोट डालते ही ना, फिर भी बीजेपी के लोग तो वोट डालते ही। देखो यहाँ ये बेईमानी क्यों हुई है, दिल्ली का मैं रहने वाला, दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एंड पूरे नेताओं को जेल भेजा गया पहले तो, जो उन्हें क्लीन चिट मिल गई, बाइज्जत बरी हो गई वो यहाँ से। अब फिर बदनाम किया गया सरकार को, फिर यहाँ बदनाम कर लोगों को बहला फुसला कर गलत तरीके से, गलत राजनीति का एक इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया और इन्होंने अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन बाद में जनता को पता चला कि ये तो बेईमानी से हुआ, जो कुछ हुआ है तो गलत तरीके से हुआ, छवि बिगाड़ कर। ऐसे ही वहाँ ये हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर, ठीक है, भगवान राम का नाम लेके और देवी देवताओं का नाम लेके आप जो गलत परिपाटी डाल रहे हैं, इसका नुकसान आपको भी होगा। फ्यूचर में सत्ता बदलेगी और आप लोग जितने भी बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ या हिंदू धर्म को बदनाम कर हिंदू देवी देवताओं को बदनाम कर, उनका नाम लेकर हिंदू मुस्लिम धर्म को बदनाम कर आप जो गलत तरीके से वोट लेते हैं, लोगों के माइंड को ट्रांसफ़र करते हैं, चोरी करते हैं वोटों की, ये इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा है, इस प्रकृति में गिव एंड टेक का फार्मूला है, जो दोगो उससे डबल होकर मिलेगा। हमारे जो मानवर काशीराम साहब हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि सत्ता और रोटी वो बदलते रहना चाहिए। यदि रोटी एक ही तरफ रहेगी तो जल जाएगी, और सत्ता भी यदि एक ही आदमी की रहेगी तो अहंकारी हो जाती है। सत्ता जो है वो लोगों के अधिकारों का वायलेशन होने लगता है वहाँ, और वो डिक्टेटरशिप में चेंज हो जाती है। वो लोकतंत्र नहीं बल्कि एक राजतंत्र होने लगता है, फिर वो संविधान का उल्लंघन होने लगता है। तो इसी तरह वहाँ पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी की सरकार थी, तृणमूल कांग्रेस वाली। तो बात ये नहीं है कि भाई वो क्यों मतलब सत्ता उनके हाथ से चली गई, सत्ता तो जानी चाहिए, एक आदमी की नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जहाँ एनालिसिस है वहाँ 30% लोग जो दलित हैं, शोषित, दबे कुचले गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं। 15 साल में उन लोगों का क्या वास्तव में डेवलपमेंट हो पाया? ममता दीदी ने क्या उनका किया डेवलपमेंट? अपने मुख्यमंत्री रहते हुए 15 साल में उन लोगों का विकास हो पाया? क्या राज्य का विकास हो पाया? तो बात ये है। लेकिन इसके बाद अब बात मैं करता हूँ कि वहाँ बीजेपी की सरकार कैसे आई।
जो बीजेपी की जो सरकार आई है वो 27 लाख वोट काट दिए गए। जिन कॉन्स्टिट्यूंसी जो कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस की जो जहाँ सत्ता थी, जहाँ से वो जीत के आ रही थी, वहाँ लोगों को वोट डालने का अवसर ही नहीं दिया गया। लोगों के मूल अधिकार का वॉयलेशन हुआ। वोट का राइट्स जो है ना एक फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। उसमें खासकर हमारा जो आर्टिकल 324 है जिसमें निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन जो है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए संविधान के अनुसार, वो किसी का कोई फेवर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ ज्ञानेश कुमार जो वो बने हुए हैं चुनाव आयुक्त, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, सरकार के साथ मिले हुए हैं, लोगों के अधिकारों को ख़त्म कर रहे हैं, लोगों की वोट ख़त्म कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि मैं आपको एक वो बताऊँ, मैं गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ, मेरी वहाँ पूरे परिवार की वोट है, सारे एडवोकेट हैं घर में, सबकी वोट काट दी गई है अभी से ही। मैं जब गांव गया तो वहाँ पता चला मुझे कि तो हमारे परिवार की सारी वोट काट दी गई हैं और वहाँ एससीओं की, जाटवों की 350 वोट उस गांव में काट दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही खेला होगा, अगली साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। तो ये वोट काट कर जब लोगों को जो वोट अपोजिट पार्टी की हैं उन वोटों को काट देंगे तो फिर इन्हीं की वोट बचेंगी, तो ये तो बार बार जीतेंगे ऐसे इसी तरह से। और चुनाव आयोग पूरी तरह से बेईमान हो चुका है, वो तो खुद ही कह रहे हैं, ज्ञानेश कुमार ने खुद बोला कि जो वोट कट गई हैं वो अगली बार दे लेंगे 27 लाख लोग वोट। अरे अगली बार दे लेंगे, बात यह है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपको, आपका जो कार्य है वो आप कार्य कर नहीं रहे हैं। तो पश्चिमी बंगाल में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं आती, बिहार में बिल्कुल नहीं आ रही थी, अब बार उन्होंने फिर बेईमानी करी इन्होंने। तो ये वोटों को चोरी करके बार बार इस तरह से सरकार बना रहे हैं, लोग अच्छी तरह जान रहे हैं, सोच रहे हैं। तो मुझे ये डर है, क्योंकि हम तो देश से प्यार करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं, देश के मूल निवासी हैं, बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान का पालन करने वाले हैं, और बीइंग एडवोकेट हर चीज़ को हम कानून के हिसाब से देखते हैं। तो मुझे ये डर ये है कि कहीं इस देश के अंदर जनता रोडों पर न आ जाए और जन आक्रोश, जन क्रांति न पैदा हो जाए, क्योंकि खाई इतनी नीची पड़ चुकी है। मजदूर, किसान और ये नौजवान, ये रशियन क्रांति जो थी वो यही थी, क्योंकि रसिया में चंद लोगों पे, पूंजीपतियों के जो संसाधन थे वो चंद लोगों ने अपने काबू में कर लिए थे। तो वहाँ के जो मजदूर थे, वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के जो नौजवान थे, उन्होंने उनको मार दिया, काट दिया, अपने हाथ में ले लिया। भारत में ऐसा ना हो जाए कहीं, मुझे इस बात का डर है। और असली खेला इसलिए किया गया कि जिस भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार रन कर रही है, वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बेचा जा रहा है, जो माइंस हैं उनको बेचा जा रहा है, जो वहाँ के इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें बेचा जा रहा है, चंद लोगों को बेचा जा रहा है। और एक बात मैं बता दूं, नई बात जनता तक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी ना, और जब वो यहाँ से गई थी, इतने टैक्स तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं लगाए थे यहाँ के लोगों पे, जितने की भारतीय जनता पार्टी ने लोगों पर टैक्स लगा दिए हैं। इतना जो लोगों को चूसा है ना इन्होंने, पूरे देश को चूस कर रख दिया है, ठीक है ना। और भारत को बर्बाद करने का ये सिलसिला पूरी तरह से लेकिन वहाँ पे अब झगड़े शुरू हो चुके हैं, लड़ाई मारपीट आगजनी हो गई, लूटपाट शुरू हो गई है, बिल्कुल हो गई है। और जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगजनी हो रही है। वहाँ जो तृणमूल कांग्रेस के जो वो हैं ऑफिस, उनमें आग लगाई जा रही है और जबरन तोड़ा जा रहा है, और यहाँ तक कि उनके पीए का मर्डर भी हो गया है। और मैंने न्यूज़ पर देखा था, वो कह रही थी ममता बनर्जी मुझे लात भी मारी है। तो उनके साथ में ये गलत हो रहा है। देखो जनता आपके चैनल के माध्यम से यदि ऐसा ही होता रहा तो देश तो बचेगा ही नहीं, संविधान बचेगा नहीं। तो कल को तो यही ऐसे ही इस तरह से तो ये हमेशा राज करते रहेंगे भाई। टीएमसी के गुंडे मर्डर करते थे जब इनकी सरकार थी। देखो ये तो मुझे नहीं पता वो मर्डर करते थे नहीं करते थे, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, जो वर्तमान सिचुएशन है वो यही है। मोदी जी ने बहुत मेहनत करी थी इस बार पश्चिम बंगाल जाकर, योगी जी भी गए थे और उन्होंने वहाँ पर चाय की पत्तियां तोड़ी महिलाओं के साथ में, वो वहाँ नौका विहार किए और वहाँ झाल मुड़ी खाए 10 रुपए की। मोदी देखो वो सब दिखावा है। मैंने आदित्यनाथ योगी जी का स्टेटमेंट देखा था, वो कह रहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अरे ये स्वामी विवेकानंद ने नहीं कही ना कहा था, ये सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन है कि तुम मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। ये वीडियो पड़ी हुई है, देख लो। तो इनके नेता, उनको कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, अनाप शनाप जो बक रहे हैं। और इनसे क्या सत्ता थोड़ी पलटेगी इन बातों से करने से, झालमुरी खाने से या
चाय पत्ती तोड़ने से इनसे कुछ नहीं होता भाई। मोदी जी ने पहले कह दिया था कि 4 तारीख को सरकार हमारी बनेगी। इन्हें कैसे पता लग गया था कि 4 तारीख को सरकार हमारी बनेगी? यदि बेईमानी नहीं करी, यदि लोगों, ये आपका सर्वे पहले हो जाता है, पहले आप शोर मचा देते हैं कि 4 तारीख को बनेगी। और कमाल की बात, जितने भी आपके मीडिया वाले जो बैठे हैं वो भी पहले शोर मचा देते हैं वो जीत रही है, क्योंकि वो पहले ही बता देते हैं कि इतनी सीट आ रही है और इतनी सीट आती हैं भाई। तो इसका मतलब है कि आपको पता कैसे लग जाती है? तो कहीं ना कहीं आप भाई, ये गड़बड़ माला है और ये ऐसा ही चलता रहा तो गड़बड़ेगी। और इसमें मैं रेस्पॉन्सिबल राहुल गांधी जी को भी मानता हूँ, ठीक है, कि राहुल गांधी ये पूरी तरह से सही स्टैंड नहीं हो पा रहे हैं। विपक्ष का नेता होने के बाद भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। जब आपको पता है कि 27 लाख वोटर काट दिए गए तो आपने इसका चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया? सारी पार्टियों ने मिलकर। अकेली बीजेपी का चुनाव कैसे हो जाएगा भाई, ये बताइए? जब सारी पार्टी की सारी पार्टियां बिल्कुल बहिष्कार कर देंगी चुनाव को लेकर देश में, तो अकेली बीजेपी पार्टी चुनाव ही नहीं करा सकती। तो ज्ञानेश कुमार रखा रह जाएगा, धरा रह जाएगा, वो भी सब धरे रह जाएंगे भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव आयोग जो बेईमानी कर रहा है या खेला कर रहा है, तो और पार्टियां इलेक्शन लड़ क्यों रही है? जब तुम्हें पता है, मैं अभी से घोषणा कर रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 2027 में चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के। बेईमानी से बीजेपी फिर आ रही है। मैं अभी बता रहा हूँ, लो आपको, आपके आप भी भविष्यवाणी करने लगे हैं। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। 2027 में बीजेपी दोबारा से, बल्कि चौथी बार या तीसरी बार उत्तर प्रदेश में जरूर आएगी। वो इसलिए आएगी, जब हम जैसे वकीलों की उत्तर प्रदेश में वोट काट दी गई, हमारे छोटे से गांव में 350 जाटवों की वोट काट दी गई, तो भाई वोट, हम तो बहुजन समाज पार्टी के वर्कर हैं, बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, उसी के समर्थक हैं, उसको वोट देंगे। तो जब 350 एक गांव में वोट काट दी गई, तो और गांव में कितनी वोट कटेंगी? तो ये इसका मतलब है कि यूपी में फिर दोबारा से आ जाएंगे आप। लेकिन दिल्ली में और पूरे पश्चिम बंगाल में, देश में तो इंडिया गठबंधन खत्म ही हो गया, सब अलग अलग चुनाव लड़े थे। आप बहिष्कार कैसे करते थे चुनाव का? ना कर सकते हैं, चाहे तो सरकार क्या नहीं कर सकते, एकता में सब कुछ है भैया, सबको मिला ही मार रहे हैं, सबको कोई मतलब नहीं। नेता जब आता है तो ये बहुत बड़े वादे करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे, बनने के बाद कोई वादा पूरा नहीं हुआ आज तक किसी का नेता का भी। बात क्या है कि लोगों के माइंड वॉश कर दिया गया है, लोगों में बुद्धि नहीं है, वोटरों में खासकर मैं उन लोगों की बात करता हूँ ओबीसी वर्ग की। देश पर कर्ज का किसी को कोई ज्ञान नहीं कि कितना 250 लाख करोड़ रुपए हम पर कर्ज हो गया। सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जमान है हम, ये किसी को याद नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे यहाँ। बिल गेट्स कह रहा था यहाँ के लोगों के बारे में कि इंडिया टेस्टिंग लेबोरेटरी है, वहाँ के लोगों पर कोई भी चीज़, यदि कोई केमिकल या कोई हम वो करते हैं, टेस्ट हैं, वहाँ के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ इंडिया के जो लोग हैं, इनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, वैल्यूबल नहीं है इनकी लाइफ। पढ़ाई के क्षेत्र में हम बहुत नीचे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हम नीचे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पर इतने पिछड़ चुके हैं। मैं आपको बताऊं, हैप्पीनेस इंडेक्स भी देखोगे ना, तो यहाँ के युवाएं और युवतियों के चेहरे मुरझाए हुए हैं भाई, बुरा हाल है। और बताऊं मैं आपको, शिक्षा के क्षेत्र में इतना नीचे है, रोजगार के क्षेत्र में इतना नीचे है कि लोगों को पढ़ने के बाद मैंने सारी शिक्षा प्राइवेट कर दी है। यदि प्राइवेट में भी कोई पढ़ रहा है तो उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। यहाँ धर्म और जाति घूम रही है, लोग नहीं घूम रहे। तो यहाँ देश का जो है ना, सत्यानाश कर दिया गया है। आप उठा के देखिए, देश गलत दिशा में जा रहा है।